ये तो है आदिकाल। जब हम ये कहते हैं कि ये आदिकाल है, तो आदिकाल में ही हमको किन किन चीज़ों का अध्ययन करना चाहिए। तो देखो, एक तो इसमें आता है साहित्य इतिहास की लेखन परंपरा, एक टॉपिक है ना। एक बार समझना, इसी में फिर हम दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, वो है आदिकाल का नामकरण। इससे जुड़े हुए एक दो सवाल आते रहते हैं, किसने कौन कौन सा नामकरण दिया है। तो जिसमें केवल नाम याद रखना पड़ता है कि अच्छा बीजोपन काल किसने कहा, चारण काल किसने कहा, आरंभिक प्रारंभिक किसने कहा, वगैरह वगैरह। लेकिन दो विद्वानों पे डिबेट आती है कि रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा, ये नामकरण क्यों कहा और क्यों नहीं चल पाया, क्या कमियां हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा, तो ये नामकरण क्यों चल पाया। इनकी अवधारणाओं को स्पष्ट करना होता है। तो एक पढ़ते हैं हम आदिकाल का नामकरण। फिर इसमें क्या होता है, एक तो होता है सिद्ध साहित्य, इसमें एक होता है नाथ साहित्य, एक इसके अंतर्गत आता है जैन साहित्य, जैन साहित्य एक आता है इसमें रासो साहित्य। इन चार धाराओं का अध्ययन करते हैं हम इसमें, ये भी आदिकाल के अंतर्गत है। कवि द्वय एक इसमें अध्ययन करते हैं, कवि द्वय, क्योंकि कवि द्वय में से एक सवाल तो डेफिनेट है, लेकिन दो भी सवाल आ जाते हैं, अमीर खुसरो और विद्यापति। इनमें भी अमीर खुसरो पहले के हैं क्योंकि ये 14वीं सदी के हैं, और विद्यापति हैं वो 15वीं सदी के हैं। तो देखो, ये हो गए साहब हमारे कवि द्वय, यानी कि अमीर खुसरो, और एक हो गया विद्यापति, दय में धय मिला हुआ है विद्यापति, ऐसा वाला। अच्छा, ये कवि द्वय हो गए, चार धारा ये हो गई। एक लेखन की परंपरा को हम अवगत हो गए कि किसने कौन सा इतिहास लिखा है और उसकी कुछ विशेषता है तो क्या, और आदिकाल के नामकरण की बात हो गई। इसके अलावा आदिकाल में कुछ लौकिक व गद्य रचनाएं मिलती हैं। जैसे कौन कौन सी मिलती है, गिनाओ। राउरवेल को पढ़ते हैं, राउरवेल एक, बसंत विलास को पढ़ते हैं, संदेश रासक को पढ़ते हैं, ढोला मारूला दुहा को पढ़ते हैं, उक्ति व्यक्ति प्रकरण को पढ़ते हैं, वर्ण रत्नाकर को पढ़ते हैं, श्रीधर व्यास की रणमल छंद को पढ़ते हैं। टोटल कितनी रचना हो गई, प्राकृत पैंगलम को पढ़ते हैं। टोटल रचनाएं 8। कितनी रचनाएं, 8। अब इन 8 रचनाओं में वो जमाना तो गया जब सवाल ऐसे आते थे कि प्राकृत पैंगलम के संकलनकर्ता कौन है, टीकाकार कौन है, रणमल छंद किसने लिखी है। अब तो सवाल बारीकी से आते हैं। आप पूछ लेंगे कि राउरवेल के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो इन रचनाओं से जो 5-5, 6-6 विशेषताओं के बिंदु बनते हैं, और किसी भी रचना से यदि 4 बिंदु बन गए विशेषताओं के, 3 बिंदु भी बन गए, तो समझ लो कि प्रश्न की भाषा अवधारणात्मक आ सकती है। तो ये 8 रचनाओं का विश्लेषण करते हैं, कवि द्वय और ये 4 धाराएं परंपरा, आदिकाल पूरा ये है। और यदि हमारी इससे पूरी पकड़ हो गई ना, तो भाई लोगों, फर्स्ट ग्रेड में तो आजकल आदिकाल से सवाल ज्यादा आ रहे हैं। मैंने कहा ना 15-16 तक सवाल आ रहे हैं। और सेकंड ग्रेड में भी 10 सवाल आ जाएंगे, इसमें से 9-10 सवाल तो सेकंड ग्रेड में भी आ जाएंगे। अब देखो, जीके का दायरा तो अनंत है। हाँ, हम तो खूब पढ़ लिए ना, हमने भी आरएस के कई इंटरव्यू दिए, एक बार आरएस में सिलेक्शन भी हुआ। जब तक यहाँ गए, तहसीलदार में नंबर आया, गांव में लहर आ गई, ओ छोरा लोक देवता बन गया। ये तहसीलदार, पटवारी, एसडीएम सब लोक देवता होते हैं गांव के।
लोग डरते हैं, भय का सम्मान होता है। वो मैं कह रहा हूँ गांव वालों से, भाई मैं विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हूँ, अरे ये क्या होता है बड़का मास्टर छुटका मास्टर, यहाँ आओ तहसीलदार साहब होता है। हालत देखिए तहसीलदारों की, गांव में तहसील कैसी होती है, कैसे कैसे लोगों से पाला पड़ना होता है उसका। पंखा चल रहा है, लाइट आ रही है नहीं आ रही है, या एसी चैम्बर मिले हुए हैं बैठने को, काय करेगा। तमाम ग्रेड जहाँ समाप्त हो जाती है प्रोफेसर वहाँ से शुरू होता है, और तहसीलदार तो सेकंड ग्रेड की नौकरी है, सेकंड ग्रेड की नौकरी होती है तहसीलदार। गांव के लोग हमको मूर्ख समझ रहे हैं, अरे मास्टर कहेगा, अरे भाई मास्टर नहीं हूं, कांस्टेबल से शुरू होती है नौकरी तो आईपीएस पे समाप्त होती है लास्ट। रीट लेवल फर्स्ट से नौकरी शुरू होती है शिक्षक में, तो प्रोफेसर पे आकर रुक जाती है। फिर बताओ गांव के लोग आज तक कहते हैं कि मूर्ख है तहसीलदार साहब, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल एक निबंध लिखा है भय। उस भय निबंध में शुक्ल जी जानते हो क्या कहते हैं, अधिकांश भारतवासी भय के उपासक हैं। वे एक पुलिस का और पटवारी का जितना सम्मान करते हैं उतना तो किसी विद्वान या कॉलेज के अध्यापक का भी नहीं करते। और भारतवर्ष की तरक्की में संदेह है जब ऐसी सोच होगी तो मित्रों मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आरएस की तैयारी हमने की, आईएएस का तो पेपर दिया तो ससुरी अंग्रेजी क्वालिफाई नहीं हुई, नहीं तो काम मेरा बहुत पहले ही हो जाता। हमारे साथ के तो आईजी डीआईजी तक बन गए हैं, एमए वगैरह कर रहे थे जो, और अब ठीक है बढ़िया है। अंग्रेजी को मैं इसलिए गाली बकता रहता हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि तुम मुझको 100 सवाल दे दो जीके, खूब तैयारी कर रखी है हमने जीके की, फिर भी हम जीके में 50-55 ही बना पाएंगे, नहीं बनेंगे हमसे 100 में से 100। अनंत दायरा है जीके का, कोई सवाल कहां से आ जाए क्या पता, कुछ ही पूछ लेते हैं वो तो। इसमें क्या पूछेगा बबुआ, ये क्या है, इसमें तो ये है, इसके बाहर कुछ नहीं है। जब हम इस पर तो पूरा दावा रख सकते हैं, इसीलिए तो मैं आपसे कहता हूं कि विषय का एक सवाल गलत होना हमारी चरम मूर्खता को प्रदर्शित करेगा। जीके की तो एक सीमा है, उसका तो दायरा अनंत है, कौन सी चीज कहां से आ जाए। इसमें तो कहां से आएगा, या तो यहां से आएगा, या तो यहां से आएगा, यहां से आएगा, यहां से आएगा, बस। इसलिए आप अपने विषय में इतना अंक बटोर सकते हो कि फर्स्ट पेपर तो बस हमको केवल क्वालिफाई करा दे, इसका दायरा निश्चित है, आपके सब्जेक्ट का दायरा निश्चित है। पाठ लगे हुए हैं, पूछ की रात कहानी लग रही है, तो पूछ की रात से तो क्वेश्चन आएगा, बड़े भाई साहब से थोड़ी आ जाएगा, तो फिक्स है। इसलिए इसमें नंबर खींचो, कहने का मतलब यह है। तो इन सब चीजों को हम जानेंगे समझेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक ये उठाते हैं, ठीक है। तो टॉपिक बना लो इसमें। अब देखो सुनो, इसमें होता क्या है, एवरेज की बात करें ना नंबरों की, तो यहां से तो वो एक क्वेश्चन पूछ लेता है। इन दोनों कवियों में से खूब मरा सा मरा पूछेगा ना तो एक सवाल, नहीं तो नियम तो ये कहता है कि अमीर खुसरो से एक सवाल पूछना चाहिए और एक सवाल पूछना चाहिए उसको विद्यापति से। इधर जो मैंने आपको 8 रचनाएं बताई है ना, इनमें से कम 3 क्वेश्चन का टारगेट रहता है, क्योंकि पेपर सेटर एक बैलेंस पेपर बनाता है जो पूरे क्षेत्रों से फैला रहता है। तो वह 3 क्वेश्चन यहां से उठा लेगा। और इधर आप देखो तो ज्यादा भी नहीं तो सिद्ध से 1 ले लिया, नाथ से 1 ले लिया, जैन से 1 ले लिया, लेकिन वह रासो साहित्य से कम 2 सवाल लेगा। आवश्यकता पड़े तो वह 3 भी ले सकता है, क्योंकि आरपीएससी पेपर बना रही है। और रासो साहित्य राजस्थान की विरासत है, आदिकाल का प्रतिनिधि साहित्य है रासो साहित्य। क्योंकि आप देखो ये जो सिद्ध साहित्य है ये तो पूर्वोत्तर भारत में लिखा गया है, नेपाल, तिब्बत, उड़ीसा, बंगाल, असम, वो पूर्वोत्तर भारत में लिखा गया सिद्ध साहित्य। नाथ जो है तो नाथों का फैलाव राजस्थान और पंजाब तक रहा है, लेकिन पंजाब भी रहा है ना। और जैन साहित्य का जो मुख्य क्षेत्र है वो गुजरात के काठियावाड़ में सबसे ज्यादा जैन साहित्य लिखा गया, लेकिन राजस्थान में लिखा गया रासो साहित्य, और ये आदिकाल का प्रतिनिधि साहित्य है। रामचंद्र शुक्ल भी जब आदिकाल का नामकरण दे रहे हैं वीर गाथा काल, तो भी उसके दिमाग में केवल क्या बैठा हुआ है,
रासो साहित्य है। इसलिए पृथ्वीराज रासो की जो प्रमाणिकता अप्रमाणिकता का विवाद चला है, एक सवाल तो वहीं से आता है, डेफिनेट आता है। पृथ्वीराज रासो की विशेषता या रासो साहित्य की विशेषता से सवाल आता है। कभी बीसल देव रासो से आ गया, कभी खुमान रासो से आ गया, कभी परमाल रासो से आ गया। तो इसमें कम से कम 3 क्वेश्चन आप मानकर चलो। तो इस दृष्टिकोण से आदिकाल के नामकरण से वो एक सवाल बिल्कुल पूछ लेता है। तो आप यदि एवरेज ही फैलाओगे तो 1 और 1 2 और 1 3, ये तो कम से कम गिनाए हमने इन दोनों में से। 1 3 और 3 और 3 6 और 6 6 और 3 9 10 11 12, वही 12 13 सवाल की एवरेज निकल जाती है। इसलिए प्रत्येक पहलू को ठीक से समझना है। तो पहला टॉपिक बना लो आप, साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा। साहित्य इतिहास यानी साहित्य का इतिहास, लेखन की पहले प्रविधियां लिखो आप, परंपरा से भी पहले प्रविधियां। एक बार 4 प्रविधियों को जान लेना। साहित्य का जो इतिहास कोई भी इतिहासकार लिखता है तो मुख्यतः वह 4 प्रविधियों का प्रयोग करता है। अब देखो, मैं एक बोर्ड पर एक छोटा सा चार्ट बनाता हूं, आप भी ऐसा ही बना लेंगे। एक प्रविधि तो होती है इसमें वर्णानुक्रम पद्धति। प्रविधि और पद्धति एक ही बात है। एक इसमें है कालानुक्रम पद्धति, एक इसमें है विधेयवादी पद्धति, और एक है इसमें वैज्ञानिक पद्धति। साहित्य इतिहास लिखने की ये 4 पद्धतियां प्रचलन में रही है। वर्णानुक्रमी पद्धति, कालक्रमानुसार वाली कालानुक्रम पद्धति, और विधेयवादी पद्धति और वैज्ञानिक पद्धति। और क्रम पूछे ना कि किस क्रम से विकसित हुई है, तो क्रम भी यही है, मैंने क्रम से लिखाया है आपको। अब देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास में जो प्रारंभिक इतिहास ग्रंथ लिखे गए, जिसमें पहला तो आपको पता ही है गारसदा तासी है, गारसदा तासी। तो वर्णानुक्रम को अपनाया। उसके बाद शिव सिंह सेंगर आए, शिव सिंह सेंगर ने भी वर्णानुक्रम पद्धति को अपनाया। तो देखो, इसके नीचे हम 2 नाम लिख लेते हैं, गारसा दा तासी और शिव सिंह सेंगर। इन्होंने अपने इतिहासों में इसी पद्धति को अपनाया है। कालानुक्रमी पद्धति में भी हम 2 नाम लिख लेते हैं, ग्रियर्सन पहला विद्वान है जिसने कालानुक्रमी पद्धति को अपनाया है, और मिश्र बंधु। इनके इतिहास ग्रंथों का नाम तो हम बाद में अभी लिखेंगे, पहले एक बार इनका नाम लिख लो बस। इस पद्धति को अपनाने वाले ये हो गए, ग्रियर्सन हो गए, मिश्र बंधु हो गए। और विधेयवाद को लेकर आने वाला जो पहला विद्वान है वो है रामचंद्र शुक्ल। हालांकि पहला विधेयवादी इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल है, लेकिन गणपति चंद्र गुप्त हुए और नलिन विलोचन शर्मा हुए, इन्होंने तो ग्रियर्सन को ही पहला विधेयवादी इतिहासकार कहा है। लेकिन वह उनका व्यक्तिगत मत है, सामान्यतः हिंदी का पहला विधेयवादी इतिहासकार या हिंदी का पहला सर्वश्रेष्ठ विधेयवादी इतिहासकार रामचंद्र शुक्ल। तो इस पद्धति में नाम लिख लो रामचंद्र शुक्ल का। और वैज्ञानिक पद्धति में गणपति चंद्र गुप्त का नाम लिख लो, गणपति चंद्र गुप्त। और इनके तो इतिहास का नाम ही है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास।
ठीक है। वैज्ञानिक, अब सुनो, वैसे तो इनका एक एक इतिहास ग्रंथ लिख करके इनकी विशेषताओं को हम लिखना शुरू करेंगे, पर उससे पहले सुनो आप, बारीक अंतर भाषा के शब्दों पर विशेष ध्यान देना है। देखो, हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास किसे माना जाता है? यदि इस सवाल इस प्रकार से आ रहा है कि हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास, तब तुम सबसे पहले कहां टिक जाओगे? ग्रियर्सन पर टिक जाएंगे कि साहब द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास माना जाता है। क्यों माना जाता है भाई? क्योंकि इसमें पहली बार वैज्ञानिक आधार पर काल विभाजन और नामकरण करने का प्रयास किया गया है, और वर्णानुक्रम पद्धति को छोड़ के कालक्रम पद्धति को आधार बनाया गया। वर्णानुक्रम पद्धति में तो यह होता है कि कैसे कबीर कैसे केशव, वो तो कबीर और केशव को एक साथ विश्लेषित करेगा वर्णमाला के हिसाब से। कबीर भक्ति काल का है, केशवदास रीति काल का है। और कालानुक्रमी पद्धति में ये भाई पहले ये जन्मा तो इसके बाद ये जन्मा, इसके बाद ये जन्मा, तो इतिहास तो ऐसा ही होना चाहिए जो कालक्रम से आगे बढ़े। दूसरी बात सही है कि ग्रियर्सन ने काल विभाजन और नामकरण करने का पहला प्रयास किया है, लेकिन ये प्रयास व्यवस्थित नहीं है, इसमें भी कई खामियां हैं। जैसे इन्होंने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को कहा इन्होंने चारण काल। दूसरा, ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य की शुरुआत मान ली साहब 700 ईस्वी से। 700 ईस्वी, एक बार पहले क्लास में कभी गलती से मैं 700 संवत बोल गया, तो उससे तो फिर 643 ईस्वी निकल जाएगी, वो तो गलत है। 700 ईस्वी। अब हम ग्रियर्सन से पूछते हैं कि आप एक तरफ तो हिंदी साहित्य को 700 ईस्वी से प्रारंभ मानते हो, दूसरी तरफ कहते हो कि प्रारंभिक दौर का नाम चारण काल है, जबकि सच यह है कि 1000 ईस्वी से पहले कोई भी चारण कवि का, कोई भी चारण प्रवृत्ति की रचना, कोई भी चारण रचना का उल्लेख नहीं मिलता है। क्योंकि जिसे चारण काल कहते हैं वह तो 1000 ईस्वी के बाद ही चारणों की रचनाएं मिलना शुरू होती है। ये तो मैंने आपको केवल एक उदाहरण दिया है। ऐसी कई कमियां हैं जो ग्रियर्सन के इतिहास में कमजोरी है। इसलिए हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास भले ही ग्रियर्सन का मान लिया जाए, लेकिन हिंदी साहित्य का प्रथम शुद्ध वैज्ञानिक इतिहास या हिंदी साहित्य का प्रथम व्यवस्थित वैज्ञानिक इतिहास रामचंद्र शुक्ल का है। क्लियर? क्योंकि वहां तो बड़ी तार्किकता के साथ बातों को स्थापित किया गया है। और यदि सवाल की भाषा ही यह हो कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है, ये बैठा ना गणपति चंद्र गुप्त, 1965, 2 भाग, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अब 3 सवाल एक जैसे हुए, बताओ हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? ग्रियर्सन ने लिखा। और उसका नाम क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। वर्नाक्यूलर, खड़ी बोली को वर्नाक्यूलर हिंदुस्तानी की संज्ञा किसने दी है? ग्रियर्सन ने दी है। और वर्नाक्यूलर का मतलब होता है देसी। तुम्हारे सेकंड ग्रेड में सवाल आया, खड़ी बोली को देसी भाषा की संज्ञा किसने दी है? ग्रियर्सन ने। वर्नाक्यूलर मीन्स देसी। हिंदी साहित्य का प्रथम शुद्ध वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा? गणपति चंद्र गुप्त ने। तो चलो कोष्टक में तीनों को एक साथ नोट करते हैं सवालों को। कोष्टक में हमने बनाया नोट और लिखा
हिंदी साहित्य का प्रथम वैज्ञानिक इतिहास ग्रियर्सन का माना जाता है, जिसका नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। दूसरा क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम शुद्ध, या तो शुद्ध शब्द का प्रयोग होगा या तो व्यवस्थित शब्द का प्रयोग हो सकता है। हिंदी साहित्य का प्रथम शुद्ध या व्यवस्थित वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? ऐसे सवाल बना लो, किसने लिखा है, और उत्तर दे दो रामचंद्र शुक्ल। मिलते जुलते सवाल जो होते हैं उन पे थोड़ा सा गच्चा खा जाते हैं उसमें। जैसे वो राजा कहता है ना, असाध्य वीणा कविता में राजा कहता है प्रेमद के इस कमली से, मेरे हार गए सब जाने माने कलावंत। मेरे द्वारा पढ़ा हुआ विद्यार्थी भी कितनी स्लो मिस्टेक परीक्षा में करके आ सकता है। मुझे बड़ी हैरानी हुई, बहुत डांटा मैंने। कब की सवाल पर, इस परीक्षा से पहले का एक सवाल आया कि हिंदी का पहला आचार्य कौन है, और उसके विकल्प में सरेपा भी था, केशवदास भी था। बच्चा मस्त होके करके आ रहा है सरेपा, और आकर के पेपर और दिखा रहा है। मैंने कहा यार सरेपा आचार्य कैसे हो गए? अरे गुरुजी आपने पढ़ाया था ना कि सरेपा नालंदा विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। प्रोफेसर माने आचार्य, जैसे आप ही हो आचार्य। वाह बेटा वाह, क्या दिमाग लगाया है। जबकि क्लास में समझाया कि आचार्य वो होता है, अपने हिंदी के अंदर आचार्य की परंपरा रीतिकाल में देखने को मिलती है। आचार्य वो है जो संस्कृत के लक्षण ग्रंथों का अनुकरण करते हुए काव्यांग ग्रंथ लिखता है। काव्यांग ग्रंथ यानी कि रस छंद अलंकार नायिका भेद प्रभेद, ये सब क्या है? काव्य के अंग है। और काव्यांग ग्रंथ लिखने वाला पहला व्यक्ति है आचार्य केशवदास। उत्तर था उसका केशवदास। वो तो सरेपा जब उत्तर होता, जब हिंदी का प्रथम कवि कौन है तब सरेपा करो, कवि अलग है आचार्य अलग है। क्योंकि रामचंद्र शुक्ल ने भी तो लिखा है कि इसमें संदेह नहीं कि हिंदी में काव्यांग ग्रंथों का पहल प्रणयन आचार्य केशवदास ने किया है। तो केशवदास उसका उत्तर था। हालांकि सुनो, एक चीज और सुन लो, कोई सवाल चाहे कहीं से भी आए। केशवदास ने 3 ग्रंथ लिखे हैं रीति विषयक। पहला लिखा रसिक प्रिया 1591 1591। दूसरा लिखा कवि प्रिया 1601। रसिक प्रिया रस और नायिका भेद पर है, कवि प्रिया अलंकार पर है। फिर लिखा छंदमाला छंद पर है। लेकिन कोई ऐसा एक ग्रंथ नहीं था जिसमें रस छंद अलंकार सब एक साथ आ जाए। यदि सब एक ही रचना में आ गए तब तो वह रचना हो गई सर्वांग निरूपक। कैसी हो गई? सर्वांग निरूपक। और यदि किसी किसी अंग पर ही एक किताब लिखी गई है तो वह हो गया विशिष्टांग। विशिष्टांग तो केशवदास की ऐसी कोई भी एक रचना नहीं है जो अपने आप में सर्वांग निरूपक हो।
लेकिन चिंतामणि त्रिपाठी की है कवि कुल कल्पतरु। हिंदी की पहली सर्वांग निरूपक रचना है कवि कुल कल्पतरु। इसलिए ध्यान रखना, हिंदी का पहला आचार्य भले ही केशवदास है, लेकिन हिंदी का पहला सर्वांग निरूपक आचार्य चिंतामणि त्रिपाठी है ना। और हिंदी का पहला कवि वो तो सरेपा में याद रख लेते हैं, वो सरेपा अलग चीज है। ऐसी स्लो मिस्टेक हो जाती है कई बार। तो ये शुक्ल जी, इसका उत्तर लिख लो, रामचंद्र शुक्ल लिखा आपने। और एक सवाल ये बना लो कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास किसने लिखा है? इसका उत्तर हो गया गणपति चंद्रगुप्त ने। तो तीनों सवाल जो है वो अलग अलग है। इनमें से कोई पूछे भाई चार पद्धतियों में से सबसे घटिया, काम चलाऊ, सबसे बकवास, या कहें कि साहित्य इतिहास लिखने की सबसे अप्रचलित पद्धति कौन सी है? अप्रचलित वर्णानुक्रम पद्धति। क्योंकि इस पद्धति के इतिहास ग्रंथ नहीं लगते, ऐसा लगता है कि शब्दकोश है। किस पद्धति के लिखे गए ग्रंथ शब्दकोश से प्रतीत होते हैं? वर्णानुक्रमी पद्धति। और कौन सी पद्धति साहित्य इतिहास लेखन की सर्वश्रेष्ठ और सर्वमान्य प्रचलित है? विधेयवादी पद्धति। दोनों बिंदुओं को इनको लिख लो, लिखो, कोष्टक के बाहर लिख लो इनको, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये कोष्टक बंद कर दीजिए आप। लिखो, साहित्य इतिहास लिखने की साहित्य इतिहास लिखने की सबसे घटिया, या कह लो ऑब्लिक लगा के अप्रचलित पद्धति वर्णानुक्रम पद्धति है। इस पद्धति में लिखे गए, इस पद्धति में लिखे गए इतिहास ग्रंथ शब्दकोश से प्रतीत होते हैं। शब्दकोश से प्रतीत होते हैं। और जो विधेयवादी पद्धति है वो सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। तो एक लाइन आप ये लिख लो, यदि ये लिख लिया हो तो, साहित्य इतिहास लिखने की, ये हो गया पूरा।